नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी। चर्चाओं में हैं इस समय। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इस बार आप पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार सांसद के तौर पर जीत चुके हैं और पूरे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों से, चाहे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, दमोह, सब जगह आप जीत दर्ज कर चुके हैं। पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आप देखते हैं, कैसे आप? मैंने खुशी जाहिर की और राज्य के और केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। और चूंकि मेरे अनुज ने मुझे अपनी सीट छोड़ी तो मैंने उनको साधुवाद दिया और गौरवान्वित भी हूँ कि मेरे परिवार की जो परंपराएं हैं उस परंपराओं में मेरे अनुज मुझसे आगे निकल गए। उनके प्रति हृदय से तब छोटे हैं इसलिए साधुवाद ही दे सकता। लेकिन आप समिति में थे, लेकिन कहीं से आपको लग रहा था आपको टिकट मिलेगा कि अनायास ही टिकट आपको मिला? आप तैयार हैं, जो कि आप नेता हैं, तैयार तो थे ही। नहीं, समिति में तो ये चर्चा नहीं हुई है। मुझे लगता है कि बाद में जो फैसले पार्टी ने किए और पार्टी के हर फैसले को मानना, तो मेरे लिए तो उदाहरण है। सिवनी से 4 चुनाव लड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। अब मेरे गृह जिले में मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, तो 4 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से लड़ने के बाद आप इतने लंबे राजनीतिक जीवन में लगभग 3 युग 36 साल हो जाते हैं, लौटकर आप अपने गृह जिले में आते हैं, तो स्वाभाविक एक आत्मसंतोष भी, आनंद भी। क्योंकि इस बार जो है पार्टी ने केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेताओं को, बीजेपी के लोग तो चौंके, विपक्ष भी चौंक गया एकदम कि इतने बड़े नेताओं को उतार दिया है। अब क्या करें? मतलब ऐसे में कोई रणनीति काम भी नहीं आएगी। नहीं, कांग्रेस हमेशा आत्ममुग्धता में जीने वाली पार्टी है। कमलनाथ कहते थे कि 6 महीने पहले हम अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। जिनने घोषणा की वो तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने 100 दिन पहले कर दिया। तो ये मुझे लगता है। दूसरी तरफ अगर हम लोगों की घोषणा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई आश्चर्य नहीं है। हम विकास के मॉडल पर, गरीब कल्याण के लिए और महिला सशक्तिकरण और सम्मान के लिए जीवन का लक्ष्य है राजनीति, और इसलिए मुझे लगता है कि उस पर काम करते रहेंगे। इसलिए किसकी भूमिका क्या होती है ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत सहज घटना है। ये देखा जाए कि उस इलाके का विकास की बात करें तो किस आधार पर आप वोट मांगेंगे? 18 साल से, चूंकि 18 साल, लगभग 18-19 साल बीजेपी की सरकार लगातार रही, 1 साल को छोड़ दें, तो इस बार मुद्दे क्या होंगे? आप अपने क्षेत्र की बात करें। मुझे लगता है कि हम नर्मदा के किनारे के लोग हैं और हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि नर्मदा शुद्ध हो, साफ हो, और वही हमारी जीवनदायिनी भी है। उसका अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है। इसलिए जो हमारी जरूरतें हैं आने वाली पीढ़ी की, उसके लिए हम उस जल का उपयोग करें। उपयोग करने के तरीके क्या होंगे, इस पर हम विचार करेंगे। दूसरा, मेरे जिले में सबसे, एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है, वहीं से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर निकलता भी है, तो हमारे पास में उद्योग धंधों के अवसर हैं। अभी भी कम नहीं है, अभी हमारे पास शुगर मिल से, लेकिन हमको डाइवर्ट होना पड़ेगा। हम बहुत अच्छी जमीन वाले जिले हैं, लेकिन वाटर लेवल अलार्मिंग है, तो हमें इसकी चिंता करनी पड़ेगी। हमारे जिले में कभी आवारा पशु की समस्या नहीं होती थी, वो आज है। नशे की नहीं होती थी, वो आज है। तो जब समय के बदलाव के साथ विकास आपके पास आता है, धन पैसा आपके पास आता है, तो साथ में विकृतियां भी आती हैं, वो अपराध हो, नशा हो। इन पर काम करना नरसिंहपुर जैसे जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जुझारू लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, और इसलिए ऐसे लोगों के लिए कोई योजनाएं बहुत मायने नहीं रखती हैं, जरूरतमंद के लिए रखती हैं। और इसलिए हमको बड़ा सोचना होगा, समाज के बारे में सोचना होगा। और मैं मानता हूं कि मेरी जो छवि है, मेरे काम करने का जो तरीका रहा है, वो उनसे मेल खाता है, क्योंकि नरसिंहपुर जिले के मतदाता को भय से या लालच से डिगाया नहीं जा सकता। और इसलिए मुझे लगता है ये चीज़ें जो राजनीति का दोष है, वो वहाँ राजनीति का गुण है। इसलिए मुझे लगता है मूल आधारित राजनीति सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा। लेकिन लोगों की अपेक्षा है कि वहाँ पर उद्योग धंधे हों, नए सिरे से चीज़ें आएँ, तो फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा अवसर उनके सामने है। तो ज़मीनें अच्छी है तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जैसे आपने कहा कि आप, जो भाई ने ये कहा कि वो सीट ना आपको, आप उस जगह से लड़ रहे हैं, आपने धन्यवाद भी दिया अपने भाई को, लेकिन लगता है कि क्या, जैसे कई जो बड़े नेता हैं उनके पुत्र लड़ना चाह रहे थे, उनको इसमें लगा कि अब नई पीढ़ी का क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि मुन्ना भैया के कदम से नई पीढ़ी को दिशा मिलेगी। परिवारवाद अच्छी चीज़ नहीं है।
और इसलिए परिवारवाद की चर्चा करने वाले लोग, इसमें उनका मुंह पर ताला लगेगा। हम कार्यकर्ता है, लेकिन हमें चीज़ें छोड़नी चाहिए। हम जिस आनंद के साथ में ग्रहण करते हैं उतने ही आनंद से छोड़ना मनुष्य के लिए संभव नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए तत्पर होना चाहिए। और हमारे परिवार में एक परंपरा रही है कि 60 साल के बाद हम अपनी पैतृक संपत्तियों के प्रति अपनी जवाबदेही छोड़ देते हैं। 3 पीढ़ी मुझे देखते हो गए। मेरे भाई ने मुझसे एक कदम आगे जाके किया। 60 साल में मैंने भी चीजें छोड़ के अपने बच्चों को, परिवार को दे दी, लेकिन वो तो 60 साल का नहीं हुआ और उसने अपनी कर्मभूमि मुझे सौंप दी। तो ये चीजें परिवार का संस्कार है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मुझे लगता है कि राजनीति में लालच और भय जो 2 अवगुण हैं, उससे मुक्त होने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लाडली लक्ष्मी ऐसी योजना से कितना फायदा होने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि ये योजना जो है हाल में ही शुरू हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि योजना पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित है। और ये समर्पण सिर्फ महिलाओं को बराबरी पर लाकर खड़ा करना लालच नहीं है। ईमानदारी से हम 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जो हमारे शास्त्रों में, हमारी विरासत में महिलाओं का सम्मान हमसे जो ऊपर था, उसकी स्थापना आपको करनी होगी। भारतीय समाज के संपन्न होने का वही कारण है। मुगलों की गुलामी हो, अंग्रेजों के बंटवारे हों, जिसके कारण हमने महिलाओं को पर्दे के पीछे कर दिया होगा, ये हमारे दिखने वाले दोष हैं, लेकिन इसके पीछे हम जिम्मेदार नहीं है। हमारे आक्रांताओं ने जो परिस्थितियां पैदा की वो जवाब देते, उससे मुक्त होना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें बढ़ चढ़कर तेजी के साथ काम करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है, जो उनसे चर्चा होती है, कई बार कहते हैं कि जो नारी सम्मान योजना वो 1500 लाने वाले थे, पहले बीजेपी 1000 कह रही थी, फिर उन्होंने देख के इसको 3000 तक ले जा रहे हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपये वो देते थे, उसको देख के उन्हें 450 कर दिया। तो एक प्रकार से मुफ्त बांटने की होड़ को देखते हुए उस बहस में उलझने की बजाय पीछे ले जाता हूँ। कांग्रेस से पूछता हूँ आपके माध्यम से, उज्ज्वला योजना कौन लेकर आया? मोदी जी लेकर आया। शौचालय 100% परिवार में पहुंचने का संकल्प मोदी जी का। अगर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास 3.5 करोड़ में से आधे से ज्यादा महिलाओं के नाम पर, उज्ज्वला तो पुरुष को मिल नहीं सकता था, शौचालय उसके नाम पर होगा। जितनी योजनाएं भारत सरकार की, मोदी सरकार ने चलाई, गरीब कल्याण की, जल जीवन मिशन, किसके लिए? सारी महिला के। हमने कहा नहीं, लेकिन हमारी योजना के पीछे मनसा। वो जो दूसरी बात आप कह रहे हो जिसमें उलझाना चाहती है कांग्रेस और जो लालच की बातें करती है, कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। हमने जल जीवन मिशन का सोशल ऑडिट कराया, थर्ड पार्टी असेसमेंट भी है, इम्पैक्ट असेसमेंट भी है। हमने स्वच्छता का आकलन कराया, थर्ड पार्टी असेसमेंट भी है और इम्पैक्ट असेसमेंट भी है। हमने आपका उज्ज्वला का असेसमेंट कराया, वो थर्ड पार्टी असेसमेंट भी है, इम्पैक्ट असेसमेंट भी है। प्रधानमंत्री आवास के लिए तो किसी इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम देखें कि हमने महिलाओं का कितना समय बचाया, उनके स्वास्थ्य की कितनी चिंता की। कभी किसी के मुंह से नहीं निकला कि ये महिलाओं के लिए वरदान है। तो मुझे लगता है कि हमें सोचने का तरीका होना चाहिए कि नीति बनाते समय हमारी मनसा और हमारी नीयत क्या है। कांग्रेस लालच देकर महिला का सम्मान बढ़ाएगी। आप आरक्षण में विरोधी थे, आपकी कोई योजना हो जो पीढ़ियों तक याद करने वाली हो, हम बता देंगे अटल जी की योजना है जो पीढ़ियों तक याद है। अटल जी नहीं है, लेकिन योजनाओं का स्मरण है लोगों को। तो ये कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का जमीन आसमान का अंतर है। गरीब कल्याण की बात प्रधानमंत्री ने की थी, शपथ के समय अपनी योजना का नाम उन्होंने गरीब कल्याण योजना रखा, और उससे जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं वो वास्तव में गरीबों के कल्याण के लिए, और महिला सशक्तिकरण सबसे अहम हमारा लक्ष्य है। देखा जाए तो प्रियंका गांधी के दौरे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। हमेशा आज भी उन्होंने कहा कि किस तरह से वो जो बच्चों को भी 500 रुपये, 1000 रुपये और अलग अलग उन्होंने कैटेगरीज में बताया। उनका फोकस ये है कि किस तरह से बीजेपी आदिवासी विरोधी है। इस तरह से उन्होंने जो धार में भी रैली की, फिर धार के बाद उन्होंने मंडला में की। तो इस तरह से एक बता रहे हैं बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी है। झूठ बोलकर इस स्तर का नेता कांग्रेस का, वो कहता है कि सब आदिवासियों की गिनती नहीं हुई। देश की आजादी से तक सेंसस होता है और SC ST का ही होता है। वो कह रही हैं या तो वो अज्ञानी है या फिर जानबूझकर ये षड्यंत्र कर रही हैं। फिर वो कहते हैं मनरेगा खत्म हो गया, वनाधिकार छीन लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने वनाधिकार दिए होंगे, जितनी योजनाएं दी होंगी, शिक्षा, अस्पताल, छात्रावास, स्कॉलरशिप, उतनी किसी सरकार ने नहीं दी।
और इसलिए मुझे लगता है उसके बाद में प्रियंका गांधी का बयान या तो वो झूठा है या गुमराह करने वाला है। ये देखा जाए कि जैसे अभी पूछा कि 18 साल से बीजेपी की सरकार लगातार, उन योजनाओं में से ऐसी कोई 5 योजनाओं लेके आप आगे जाएंगे? कुछ ऐसी योजना है जो आपको लगता है कि वो बिल्कुल आखिरी अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हो? 5 की जरूरत नहीं है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, 2 शब्द पर्याप्त है। बाकी सारी योजनाएं उसके नीचे है। मुझे नहीं लगता कि अलग से किसी बात को करने की जरूरत है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, और आप देखना हमारी जितनी योजनाएं हो, राज्य की हो या केंद्र की हो, इसी के इर्द गिर्द है, उसके नीचे हैं। किसी में 10 होंगी, किसी में 15 होंगी। एक व्यक्तिगत सवाल जैसा समझ लें इसको कि उमा भारती लगातार, चूंकि बहुत वरिष्ठ और नेता हैं, और लगता है कि बीजेपी का उनका उपयोग करना चाहिए इस इलेक्शन में। मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पार्टी के पास में सारे लोगों का की जानकारी होती है, पार्टी फैसला करती है वो किसका कहाँ उपयोग करेगी। उपयोग नहीं करना ऐसा तो कभी होता नहीं है, उपयोग तो किया जाता है, लेकिन पार्टी फैसला करती है कि किसका कब और कैसे उपयोग करना। क्योंकि उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर एक मध्य प्रदेश में जो अभियान चलाया था, वो भी एक बीजेपी के लिए एक इस तरह की योजना हो सकती थी कि ये वैतरणी पार हो जाती। मैं चुनाव के बाद इस पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। आप भी पूछिए, जिसको मर्जी है वो पूछे। अभी ये देखा जाए कि बीजेपी की सीट अभी कुछ और रह गई हैं, 94 सीट्स और रह गई हैं। कितनी जल्दी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी पे तो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, कांग्रेस से पूछना चाहिए। जो 6 महीने पहले घोषणा करने की बात करते थे, अभी तो 30-31 दिन ही बचे हैं और घोषणा नहीं कर पाए। हमने तो 150 दिन पहले कर दी पहली सूची। तो हम पर हमारी समस्या नहीं है, हमारा तो रूटीन का काम है, वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब दूसरी में देरी हुई तो आप लोगों ने कहा देरी क्यों हो रही है, इससे पहले कभी होता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान के साथ चलती है। बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा हो गई है, लक्ष्य तय हो गया है। 17 के बाद चुनाव जाएगा नहीं मध्य प्रदेश का। स्टार प्रचारकों की बात करें तो वो भी जल्दी, सारी सूची। हमारे यहाँ काम कभी रुकता नहीं है, तैयार रहता है। किसी दिन आपको पहुंच जाएगा व्हाट्सएप पर या मेल पर। जैसा कि आपने कहा कि आपने क्षेत्र में तो चुनाव प्रचार इतना करेंगे नहीं, पूरे प्रदेश में आपको अपनी किस जगह लगता है कि आपकी पकड़ जो है उस इलाके में ज्यादा है, तो उस इलाके में आपको जाना चाहिए पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए? मैं इतना कहूंगा, दोनों बातों का मिला जुला जवाब देता हूँ। राज्य के प्रवास के बाद जो समय बचेगा वो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा ऐसा तो मैं कहने का दम्भ नहीं भर सकता, लेकिन राज्य के प्रचार के बाद पार्टी की जो जिम्मेदारियां होंगी उसे पूरा करने के बाद मैं अपने क्षेत्र में जो समय बचेगा तो जाऊंगा। अन्यथा मुझे अच्छे और बुरे दोनों समय पर नरसिंहपुर जिले की जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है, सहयोग मिलता रहा है। मैं सड़क पर रहा तब भी, सत्ता में रहा तब भी, और एक संयोग है, भगवान नरसिंह है, उनकी शरण में हो या चरण में प्रहलाद है, तो फिर कोई क्या बिगाड़ेगा। लगातार 3 बार आप बिल्कुल अटल सरकार पे आप मंत्री रहे, लगातार 2 स्टैंडर्ड में मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे आपको मौका मिलता है, क्योंकि कयास लगाए भी जा रहे हैं और आपके वरिष्ठ नेता हैं, और जिस ओबीसी कैटेगरी से एक सबसे बड़े नेता के तौर पे यदि आपके नाम पहले नंबर पे। ये आकलन करना चौथे स्तंभ का काम है, ये हमारा काम नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूँ अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ता कहाँ पर पहुंचेगा ये पार्टी तय करती है। किसी को बड़बोलापन करना नहीं चाहिए और उसे कहने का अधिकार भी मुझे लगता नहीं। क्यों ऐसी टिप्पणी करना, अटकलबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। एक और सवाल, बीजेपी इस बड़े मुद्दे को लेके आती है, कांग्रेस के पुराने सालों के बारे में जिक्र करती है कि 20 साल पहले क्या था। क्या कंपैरिजन उस तरह का करना आज आपको लगता है करना चाहिए बीजेपी को कि मध्य प्रदेश में 20 साल पहले और अब? वो कहते हैं कि भाई आगे क्या आप अपने कंपैरिजन करें, शिवराज जी अपने ही कार्यकाल से कंपेयर करें। मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए। अतीत को सामने रखकर ही आप वर्तमान को गढ़ते हैं और भविष्य का रास्ता निकालते हैं। और इसलिए अगर वो कमजोरियां हैं और वो कमजोरियां फिर से अगर ताकतवर होंगी तो नुकसान होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि अतीत की चर्चा होनी चाहिए और लोगों की मनस्थिति का अंदाजा भी होना चाहिए। जब तक दिग्विजय सिंह फ्रंट पर है, कमलनाथ फ्रंट पर है, तो 2003 के पहले की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा ना हो कि ताकत इनके हाथ, और लोगों ने देख लिया 1.5 साल में कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी की छाया से बाहर नहीं आए। इसलिए कोई विकास का काम किया हो तो बताएं। मुफ्त रेवड़ी बांटने की चर्चा करने से सरकारें नहीं चलती हैं, और धंधा करने से सरकारें नहीं चलती है, या आप उसको व्यवसाय का केंद्र बना दें, इससे सरकारें नहीं चलती। और इसलिए जब तक दोनों नेता हैं तो 2003 के पहले की चर्चा होनी ही चाहिए।
और कमीशन की बात, जिस तरह से 50% कमीशन की बात होती है, एक मुद्दा बना के कांग्रेस ने रखा हुआ है, इसको कैसे? तो झूठ वो कहते हैं बार बार कहने से शायद हो जाएगा, ऐसा सोचते होगी कांग्रेस, सच ऐसा नहीं है। लेकिन आरोप मैंने भी उन पर लगाया है, उसका तो जवाब नहीं आया। वो तो तथ्यात्मक है, उनके जिले का है, उनके कार्यकाल का है। तो कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। एक और मुद्दा आता है, कई राज्यों में, चूंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं, ईडी सीबीआई को लेके बड़ी दहशत है कि सिर्फ उन लोगों पे छापे पड़ते हैं। कई, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी से जो दूसरे नेता हैं उन पर ईडी के छापे पड़ते हैं, या आम आदमी पार्टी कह लें। मुझे लगता है ईडी का काम है चोरों को पकड़ना। जब ये थे तो हम भी आरोप लगाते थे कि सीबीआई का कई बार उपयोग होता है एजेंसियों का, लेकिन हमारे घर तो ईडी का छापा नहीं लग पाया। मैंने तो एक बार एक किसी विवाद में, उस विवाद का मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा था इनकम टैक्स के कमिश्नर को, मेरे घर में रेड डाल लिया। तो कहले आप क्या समझते हो कि हम लोग ध्यान में नहीं रखते? सबका आकलन होता है, एजेंसियां अपना काम करती है, सरकार के सारे पर नहीं होता। लेकिन हम सब लोग भी तो समाज जीवन में रहते हैं, हम पर क्यों नहीं होते? तो ये मुझे लगता है अगर कोई गलत करेगा, वो कहेगा हम बच जाए इस आड़ में कि हम किसी पार्टी के नेता हैं, मुझे लगता है देश के लिए अच्छा नहीं। ये बताएं कि अब बिल्कुल 30-35 दिन ही बचे हुए हैं वोटिंग के लिए, कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं वरिष्ठ नेता? आपने पार्टी ने एनालिसिस किया हुआ है, सर्वे के माध्यम से भी पार्टी का इंटरनल सर्वे हो रहा है, संघ सर्वे करा रहा है, किस तरह, कितनी बहुमत से सरकार बन रही है, कितने? आपकी बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं अपना आकलन कहता हूँ। 2003 का मैंने चुनाव देखा था। मेरी अपेक्षा होगी कि राज्य में 2023 में उसकी पुनरावृत्ति हो, क्योंकि मैं सिर्फ सरकार बनने भर को नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि राज्यसभा में अभी भी हम बहुमत से दूर हैं। मैं तो चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इतने विधायक आए कि राज्यसभा का जब चुनाव हो तो सारे सांसद राज्यसभा में हमारे ही जाने चाहिए, क्योंकि हमें एक स्पष्ट बहुमत राज्यसभा के लिए चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि इतना प्रचंड बहुमत आए ताकि एक भी राज्यसभा का सांसद कांग्रेस का न चुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हर सवालों के जवाब दिए।